नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। तो आज हम इस वीडियो में इकाई 6 हिंदी उपन्यास फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर रहे हैं और जो हमारा 2021 का जो टारगेट है JRF उसे पाने का उसे हम पाकर रहेंगे। और इस वीडियो में उपन्यास की जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो बिंदु है और जो उस उपन्यास के जो पात्र है, उपन्यास की समीक्षा तथा उपन्यास की विशेषताओं को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 उपन्यासों को देखा है और उसके जो प्रमुख पात्र है, महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषताएं और सारांश जो समीक्षा के तौर पर कथावस्तु हमने बताई है, इन सारे पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। अभी इस वीडियो में जो बचे हुए 7 उपन्यास है, उन 7 उपन्यासों को मार्मिकता से देखेंगे, ठीक है। और ये जो उपन्यास है UGC NTA नेट JRF के एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार है, महाराष्ट्र सेट सिलेबस के अनुसार है और कर्नाटक सेट सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। तो देखिए, यशपाल जी की रचना है या यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच। यह भी हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यशपाल जी के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यशपाल जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार के रूप में भी देखने को मिलते हैं और उपन्यासकार के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। वे राजनीतिक तथा साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी रहे हैं और हिंदी के महान उपन्यासकार होने के साथ साथ ही मानव के मन के कुशल चितेरे भी रहे हैं। इन्होंने प्रेमचंद की यथार्थवादी जो परंपरा को आगे बढ़ाया है, उनके उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण यशपाल जी ने अपने उपन्यासों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वर्ग संघर्ष, क्रांति चेतना जैसे तत्वों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में रूढ़ि जर्जरता, वर्ग विभाजिता, हताश और परास्तता, समाज का वर्णन कर समता का विचार प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे जो झूठा सच है। इस झूठा सच उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र है उसमें देखिए जयदेवपुरी, तारा, कनक, पंडित गिरिधारी लाल नायर या नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद, शीला, उर्मिला, सोमनाथ। कहीं कहीं पर सोमनाथ की जगह सोमराज इस नाम का भी उल्लेख होता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? सोमराज, ठीक है, सोमराज इनका भी नाम लिया जाता है। इसमें जो जयदेवपुरी है ये उपन्यास के प्रमुख पात्र है, जो भोला पांडे परिवार का बेटा माना जाता है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में उद्युक्त हुआ है। तारा यह जयदेवपुरी की बहन है और उपन्यास की प्रमुख नारी पात्रों में से एक है। संपूर्ण उपन्यास की कथा इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें दिखाई देती है। वह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली स्त्री पात्र के रूप में इस उपन्यास में उभर कर आई है। कनक यह एक संपन्न परिवार की लड़की है। वह भी तारा की तरह प्रगतिशील तथा नई सोच रखने वाली स्त्री पात्र है और कनक जयदेवपुरी की पत्नी इस उपन्यास में है। इसके अतिरिक्त पंडित गिरिधारी लाल, डॉक्टर प्राणनाथ, नैयर, सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमनाथ या सोमराज आदि पात्र मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हुए कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं दोस्तों। इस उपन्यास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वतन और देश 1958 यानी 1958 इसका समय है। देश और भविष्य, इसे ही देश का भविष्य इस नाम से भी जाना जाता है और इसका जो समय रहा है 1960। और प्रस्तुत उपन्यास 1947 में आज़ादी के समय हुए दंगों पर लिखी गई कृति या रचना मानी जाती है, जो यशपाल जी इसके रचनाकार है। और इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो इस उपन्यास की जो समीक्षा है उस समीक्षा को देखेंगे।
समीक्षा, इसे ही हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं, संक्षिप्त कथा वस्तु भी कह सकते हैं। झूठा सच उपन्यास की जो समीक्षा रही है वो इस प्रकार है। झूठा सच यशपाल जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला जो भाग है वतन और देश 1958 तथा जो दूसरा भाग है देश और भविष्य, उसे ही हम देश का भविष्य कह सकते हैं, 1960 इसका समय रहा है। यह उपन्यास विभाजन के समय देश में होने वाले भीषण रक्तपात एवं भीषण अव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के उपरांत चारित्रिक एवं विविध विडंबनाओं का व्यापक फलक पर कलात्मक चित्र उकेरता है। प्रस्तुत उपन्यास के जो पात्र है जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा तथा जयदेवपुरी की जो पत्नी है कनक, तारा और जयदेवपुरी का परिवार है जो कनक का एक दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवार की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तृत में या विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय हुए भयंकर दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कृति मानी जाती है। भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना, ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी जो फूट डालो और राज्य करो की नीति, मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों का सिद्धांत और अधिक उभर कर सामने आई हुई दिखाई देती है। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। लगभग 1 दशक तक इसका प्रभाव बना रहा। चारों ओर सांप्रदायिक दंगों की एक लहर सी दौड़ गई तथा इन दंगों में हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। इनमें से जो स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण यशपाल जी ने झूठा सच इस उपन्यास में किया है। प्रस्तुत उपन्यास के जो दूसरा खंड है देश का भविष्य या देश और भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की जो प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ तथा प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। दोस्तों, जयदेवपुरी प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है और तारा जैसी स्त्री भी जो क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने पर विश्वास रखती हुई दिखाई देती है। यह जो स्त्री पात्र है स्वयं सुख समृद्ध एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण को प्रस्तुत करने वाले पात्र है। उपन्यासकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की सामान्य जनता के हाथ में है जो समग्र स्थितियों का आकलन कर उसकी स्थितियों को पहचान सके। प्रस्तुत उपन्यास में विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में बटे हुए जनसमाज के उत्थान पतन की सविस्तृत या सुविस्तृत गाथा है जिसका चित्रण विभाजन को केंद्र में रख कर किया गया है। विभाजन से पहले ही लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले विघटनवादी भाव तथा विभाजन के बाद देश अथवा शासन के संगठन में आवश्यक समर्पण एवं सूझबूझ में होने वाली कमी अर्थात दोनों पक्षों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए इस उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को दूर तक प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मुड़ सकती है।
इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल जी ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है दोस्तों। साथ ही लेखक ने उपन्यास में जयदेवपुरी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि भारत का मध्य वर्ग क्रांतिकारी चेतना से युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए किस प्रकार स्वयं भी वैसे ही जीवन की ओर बढ़ता जाता है। आलोच्य उपन्यास में जयदेवपुरी, तारा कनक, पंडित गिरिधारी लाल नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ सूद, शीला, उर्मिला, सोमनाथ या सोमराज सभी पात्र मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। सभी पात्र सामाजिक आर्थिक संघर्षों से जूझते हैं और अधिकांश पात्र प्रेम और विवाह की समस्या को अनेक पहलुओं के सामने रखते हैं। उपन्यास की जो लेखनी इतनी सशक्त है कि वह अनगिनत पात्रों के व्यक्तित्व को उभार सकने में समर्थ है। लेखक का विचार पक्ष कनक और तारा के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस उपन्यास की महत्ता कुछ पात्रों के व्यक्तिगत सुख दुख, अवसाद, विषाद, मिलन, बिछड़न तथा जय पराजय के यथार्थ में जो चित्रण में उतना नहीं है जितनी वर्ष 1942 से लेकर 1952 तक के देश में घटित होने वाली समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं और संदर्भों के संयोजन में है। विभाजन से पूर्व तथा बाद की परिस्थितियों तथा घटनाओं का सजीव चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस उपन्यास का जो उद्देश्य है, पाठक के सामने विभाजन की त्रासदी का एक चित्रण प्रस्तुत करना रहा है। उपन्यास की कथा एकदम सपाट है। लेखक आरंभ से लेकर अंत तक केवल कहानी सुनाते चलते हैं, लेकिन यह कहानी सुनाना विभिन्न पात्रों और घटनाओं से इतना प्रामाणिक और यथार्थ के निकट लगता है कि पाठक कहीं भी बोझिल महसूस नहीं कर सकता। यह सपाट बयानी उपन्यास के उद्देश्यों तथा विषय के लिए आवश्यक है ताकि विभाजन के समय की घटनाओं को उनके मूल रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिससे पाठक उस समय की भयावहता को महसूस कर सके। और उपन्यासकार इस उद्देश्य में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने जीवन संदर्भों को सजीव बनाने के लिए परिवेश के अनुकूल शब्दों का चयन, पात्र, परिस्थिति, अनुभूति और विचारों के अनुसार भाषा को सजीव बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न स्रोतों से शब्द ग्रहण किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोस्तों, इस उपन्यास का जो तात्पर्य है, झूठा उपन्यास में यशपाल जी ने मात्र विभाजन की त्रासदी का ही चित्रण नहीं किया है, बल्कि उनके सामने पराजय स्वीकार न करने वाली जनता की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा का भी चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में हुआ है। अंततः देश विभाजन और सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में झूठा सच उपन्यास हिंदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास की जो विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों हम, जो महत्वपूर्ण है इस उपन्यास के दृष्टिकोण से। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जो विशेषताएं मैं बता रही हूँ, इस विशेषताओं के आधार पर भी हमारे UGC NTA नेट, JRF तथा महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम और कर्नाटक सेट एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उपन्यास के आधार पर जो विशेषताएं बनती है, उन विशेषताओं के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह हमारे इस उपन्यास की जो झूठा सच उपन्यास है, इस उपन्यास की जो पहली विशेषता है, भारत में स्थित कुप्रथाएं, छुआछूत और सांप्रदायिकता का चित्रण, दंगे, नरसंहार, कत्लेआम का अंकन, स्त्री तथा बच्चों के साथ अमानवीयता का चित्रण, भारत विभाजन की त्रासदी, देश के विकास तथा उन्नति का यथार्थ चित्रण, भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीति का चित्रण, क्रांतिकारी विचार करने वाले स्त्रियों का चित्रण या वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। देश का भविष्य और देश की जो स्थिति है 1947 में, उसका मार्मिक अंकन इस उपन्यास में हुआ है। धर्मों की वास्तविकता का चित्रण, सांप्रदायिक चेतना, नियति, स्वार्थ नीति का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। मध्यवर्गीय की जनता की परिस्थिति, आर्थिक तथा सामाजिक संघर्ष वर्णन,
प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण और निर्भीक जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति का अंकन प्रस्तुत उपन्यास में हुआ है। तो दोस्तों, हमने झूठा सच देखा है। अब हम मानस का हंस अमृतलाल नागर जी की रचना को देखेंगे। इस वीडियो में हम 8वें उपन्यास को देख रहे हैं, मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी इस रचना के रचनाकार है और अमृतलाल नागर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य की साधना करते हुए समृद्ध साहित्य को रचा है, जो हिंदी क्षेत्र में बहुमूल्य रहा है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रूप में हम देख सकते हैं। उन्होंने सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा जीवन परक उपन्यासों की रचना अमृतलाल नागर जी ने की है। उनके जो उपन्यासों में तत्कालीन समाज का जो युग का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चित्र उभर कर सामने आए हैं। अपनी लखनवी अंदाज और भारतीय संस्कृति के सजीव चित्रण के लिए नागर जी ने हिंदी उपन्यास परंपरा में विशेष स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। और इस उपन्यास में जो मानस का हंस है, इस उपन्यास के जो पात्र रहे हैं वो इस प्रकार हैं। मैना, कहारिन, बतासो, रत्ना, शामों की बुआ, बाबा तुलसीदास, राजा रजिया, संत बेनी माधव, राम द्विवेदी, बकरीदी कमका, पंडित गणपति उपाध्याय, बूढ़ा रमजानी, शिवदीन दुबे, ननकू, मनकू, हुलसिया, पंडाइन, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह और रामू। इस उपन्यास में जो बाबा तुलसीदास है, इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र बने रहे हैं और जिसको आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। बचपन से ही तुलसीदास का जीवन संघर्षमय रहा है। वह किशोर अवस्था में राम काम के द्वंद्व में उलझे रहे, किंतु अंत में द्वंद्व से जीतकर उन्होंने राम नाम के मार्ग को अपनाया है। रत्ना तुलसीदास की जो पत्नी है, जो रूप सौंदर्य की धनी है, रत्ना की फटकार के कारण ही तुलसी का मोह भंग हो गया तथा वे राम भक्ति में लीन हो गए। इस उपन्यास में जो अन्य प्रमुख पात्र आए हैं, मैना, कहारिन, शामों की बुआ, संतो बेनी माधव, रामू द्विवेदी, पंडित गणपति उपाध्याय आदि सभी पात्र जो कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण जो तथ्य है, प्रस्तुत उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1972 में किया गया है। मानस का हंस, इस उपन्यास की हम संक्षिप्त में कथा वस्तु या सारांश देखेंगे। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो वर्ष 1973 में प्रकाशित है। कुछ किताबों में दोस्तों 1972 है तो कुछ किताबों में 1973 है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा क्योंकि प्रकाशन के संदर्भ में 1-2 वर्ष इधर उधर हो सकते हैं। मैंने जो किताब पहले पढ़ी थी, जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें 1972 और जो अमृतलाल नागर जी का जो जीवनी है या उनका जो जीवन परिचय, उनमें से 1972 मैंने देखा था, लेकिन कुछ किताबों में 1973 यह प्रकाशन का समय रहा है। ठीक है, अब हम इस उपन्यास की जो समीक्षा देख रहे हैं उसे हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास को एक सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है और इसी कारण इस उपन्यास को हिंदी उपन्यास की श्रेणी में क्लासिक का सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि हिंदी के किस उपन्यास को क्लासिक का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए मानस का हंस, अमृतलाल नागर जी की रचना जो उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक को जो घटनाएं घटी है उनका कलात्मक प्रस्तुतिकरण दिया गया है। इसमें मूल कथा के साथ साथ कुछ काल्पनिक कथाएं भी जोड़ दी गई है, जो नागर जी ने इसे गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपनी विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। वृहद होने पर भी यह उपन्यास अपनी रोचकता में अप्रतिम है। तुलसी का जो आविर्भाव ऐसे समय हुआ जो भारत
प्राचीन संस्कृति से समन्वित मुगलों के पैरों तले दबा हुआ था। अर्थात जब देश में संकट आया था, युद्ध चल रहा था और सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तब तुलसी का जन्म हुआ। जन्म के समय माता की मृत्यु और पिता के द्वारा त्याग जाने पर तुलसी का बचपन अभावों में बीता। बाबा नरहरिदास ने दीक्षा लेने के बाद उन्होंने काशी में शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त की। गुरु नरहरिदास की मृत्यु के बाद उनका मन मोहिनी के प्रति आकृष्ट हुआ, किंतु मोहिनी की संरक्षिका के फटकारने पर तुलसी यात्रा पर चले गए। वहां राजा भगत नाम भक्ति रस में लीन भक्त के संपर्क में आकर वे राम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और इस पथ पर आगे बढ़ते हुए वे मथुरा, सोरो, अयोध्या आदि स्थानों में घूमते हुए राजपुर पहुंचते हैं, जहां उनके पवित्र चरित्र से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु अपनी पुत्री रत्ना यानी रत्नावली से उनका विवाह कर देते हैं। और रत्नावली के चरित्र की प्रमुख विशेषता वाक्पटुता, पतिव्रता नारी, ज्योतिष ज्ञानी है। पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उन्हें पत्नी का तिरस्कार सहना पड़ता है। अतः पत्नी की फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और इसके पश्चात उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया तथा राम के अनन्य भक्त बन गए। अपनी इस साधना में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें जानकी मंगल, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं उनकी मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखेंगे तो रामचरितमानस की जो रचना करते समय तुलसी को अयोध्या और काशी के पंडितों के ईर्ष्या, द्वेष तथा उनके षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ा था। काशी में जब महामारी फैली तो तुलसी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर जनसेवा की। अपने शिष्यों के साथ राजापुर पत्नी को देखने गए, किंतु वहां उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद वे चित्रकूट में जाकर राम कथा का प्रवचन करने लगे। फिर वे काशी गए तथा जीवन के अंतिम समय में विनय पत्रिका का अंतिम पद लिखते हुए 80 घाट पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस प्रकार अमृतलाल नागर जी ने इस उपन्यास में तुलसी के जीवन में घटित सारी घटनाओं का कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। कथा में तुलसी को मानवीय रूप में प्रस्तुत करने के कारण उन्हें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के द्वंद्वों से जूझता हुआ दिखाया गया है। प्रस्तुत उपन्यास में इस द्वंद्व के बीच उनका तेजस्वी व्यक्तित्व अपने पूरे उत्कर्ष के साथ चित्रित हुआ है। लेखक ने तुलसी के जीवन की गरिमा को खंडित नहीं होने दिया। अंततः यह कह सकते हैं दोस्तों कि रचनाकार ने तुलसी के जीवन चरित्र को इस कौशल्य के साथ प्रस्तुत किया है कि यह एक कालजयी उपन्यास बन गया है। मानस का हंस उपन्यास में पात्रों का जो समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक व कहीं न कहीं स्वच्छंदबद्ध विश्लेषण रचनाकार की आधुनिक तथा परंपरा पोषित विचारधारा को सामने लाता है। युवा तुलसीदास ने जीवन में मोहिनी प्रसंग का संयोजन तुलसी के अंध श्रद्धालु को अनुचित लग सकता है, तो वही दूसरी ओर तुलसी के आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करना आधुनिकता के आग्रहियों को पसंद नहीं आ सकता। लेकिन नागर जी ने इन दोनों प्रतिकारों से विचलित नहीं हुए तथा तुलसी के भीतर होने वाले राम के द्वंद्व को उपन्यास में चित्रित किया। अतः तुलसी अपने समय के व्यापक परिवेश की विसंगतियों और अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ते हुए तुलसीदास बनते हैं। निसंदेह ही रामबोला से तुलसी तथा तुलसी से गोस्वामी तुलसीदास बनने की यात्रा तुलसी के लिए बहुत ही मुश्किल भरी होगी। पुत्र और पत्नी जो उनके जीवन का केंद्रीय आधार थे, उनको त्याग पाने का निर्णय, पुत्र की मृत्यु की खबर, एकाकी पत्नी की उसके पास रहने की जो विनती किसी भी मनुष्य को विचलित कर सकती है, उन्हें भी करती है, परंतु राम को पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रेम उनकी शक्ति बनते हैं, जो निश्चय ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं।
नागर जी ने इस उपन्यास में देश, काल और वातावरण का यथार्थ चित्रण करने के लिए अनेक विद्वानों के मतों को श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में उन्होंने तत्कालीन अयोध्या, काशी के बिगड़ते संस्कार, दूषित वातावरण तथा धर्मांधता का आकर्षक रूप प्रस्तुत किया है। मानस का हंस अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाख्यान है, जिसमें भारतीयता की असली खोज की जा सकती है और उपन्यास में वर्णित मुगलों और पठानों के द्वारा की गई बर्बरता, भारतीय जनमानस की जर्जरता और अस्थिर अवस्था तथा उनकी गहरी पीड़ा पाठकों को झकझोर देती है तथा उनमें स्वराज्य और स्वतंत्रता की कीमत का बोध गहराने लगता है। मानस का हंस उपन्यास में नागर जी का उद्देश्य अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर को बिखरना है, साथ ही तुलसी के रूप में एक आदर्श किंतु यथार्थ के करीब नायक को स्थापित कर भारतीय जनमानस में आशा और संघर्ष की दबी चिंगारियों को जलाए रखना है। प्रस्तुत उपन्यास की जो भाषा रही है, इस भाषा में भाव प्रवणता, पात्रानुकूलता, अलंकार, धर्मता का गुण विद्यमान है और लेखक ने मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग इस उपन्यास में किया है। संवाद नाटकीय तथा व्यंग्य विनोदपूर्ण है और साथ ही उपन्यास में वर्णनात्मकता, दृश्यात्मकता और संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं तो नागर जी ने मानस का हंस उपन्यास में तुलसी के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। उनके व्यक्तित्व की जो आधुनिक चेतना को संबद्ध करके देश, काल एवं संस्कृति को नवीन आयाम देने में यह उपन्यास अनुपम और सशक्त प्रयास है। इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को देखेंगे। तुलसी के जीवन पर आधारित मानस का हंस तत्कालीन समाज की मनः स्थिति का वर्णन, रत्नावली के द्वारा भारतीय नारी का चित्रण, राम भक्ति के नाम स्मरण तथा महत्व, प्रेम, त्याग, लोक कल्याण, वैराग्य, जीवन तथा मानसिक स्थितियों का मार्मिक अंकन, तुलसीदास और भारतीय परंपरा का अद्भुत समन्वय, व्यक्ति और समाज का समन्वय, मानव धर्म सर्वोपरि इस उपन्यास का उद्देश्य रहा है और उदार मानवतावादी दृष्टिकोण का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। अब हम जो अगला उपन्यास है उस उपन्यास को देखेंगे। अब यह जो उपन्यास है भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है तमस। इसका जो प्रकाशन है कुछ किताबों में 1974 दिया है, तो कुछ किताबों में 1973। इस उपन्यास का जो समय है इसके संदर्भ में थोड़ा मतलब कुछ किताबों में अलग है तो कुछ किताबों में अलग है। मैंने दोनों भी ये जो प्रकाशन है, दोनों ही प्रकाशन वर्ष दोनों ही बताए हैं। जो भीष्म साहनी की जो रचना है तमस, ठीक है, और तमस के जो पात्र है, ठीक है, उन पात्रों को हम देखेंगे। नथु रिचर्ड्स, हयात बख्शी, जर्नैल, लक्ष्मी नारायण, रणबीर, मुराद अली, हरनाम सिंह, शाहनवाज, देवदत्त, रघुनाथ मेहता, शंकरलाल, किशन सिंह, लीजा, नथु की पत्नी बंतो, जसबीर कौर, लक्ष्मी नारायण की पत्नी, रघुनाथ की पत्नी और अकरा, रमजान की बहू राजो, अकरा की सास नूर इलाही और मोहन। इस उपन्यास के ये जो पात्र है सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। इन पात्रों में जो नथु चमार है इस उपन्यास का अज्ञानी और डरपोक पात्र है जो लालच में सुअर को मारने का काम करता है। मुराद अली कट्टर लोभी व्यक्ति है, वह चालक, षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है। उपन्यास की सांप्रदायिकता के मूल में मुराद अली ही है। इनके अतिरिक्त इस उपन्यास में अन्य हिंदू पात्र, मुस्लिम पात्र तथा कई सिख पात्रों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें सारे के सारे इस उपन्यास में जितने ही पात्र हैं उन सारे पात्रों के नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं। इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों। जो इसका प्रकाशन है 1974
72 या 73, ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष मैंने बताए हैं। एग्ज़ाम में अगर 1974 आएगा तो 1974 को मतलब मार्क कीजिएगा, या 1973 आएगा तो 1973 को, ठीक है। भारत के बंटवारे पर आधारित यह उपन्यास है और अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश इस उपन्यास में हुआ है। और 1975 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और तमस नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जो दूरदर्शन पर तथा दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में 1986 में गोविंद निहलानी ने बनाई थी। और तमस का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान। इसकी जो कथा वस्तु है 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 13 प्रकरण है और दूसरे खंड में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखेंगे गांव पर केंद्रित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि तमस में जो कथा वस्तु है उसमें जो 2 खंड माने जाते हैं, उसमें से पहले खंड में कुल कितने प्रकरण हैं, तो 13 प्रकरण, और दूसरा खंड जो है गांव पर केंद्रित है। तो समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब हम इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे। समीक्षा, ठीक है। तमस उपन्यास की जो समीक्षा है, भीष्म साहनी का यह प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह जो उपन्यास है, भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं और इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। और भीष्म साहनी जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे जितना साहित्य में। वे अपने साहित्य के माध्यम से समाज विषमता और संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे और उनके चरित्र तथा साहित्य में सर्वत्र मानवीयता, करुणा और मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान होती हुई हमें दिखाई देती है। प्रस्तुत उपन्यास में जो पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की जो कहानी कही गई है तथा दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की जो परिधि में आ जाते हैं। विभाजन की त्रासदी पर एक से बढ़कर एक कृतियाँ सामने आई, पर भीष्म साहनी का जो उपन्यास है तमस इनमें सबसे अलग है। यह एक ऐसी कृति या ऐसी रचना मानी जाती है जिसका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अमिटा रहेगा। देश के विभाजन, उसके बाद होने वाले लोमहर्षक दंगों और उस समय की जो राजनीति का जो जैसा चित्रण इस उपन्यास में हुआ है वैसा शायद किसी अन्य कृति में देखने को नहीं मिलता। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, चाटुकार है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इससे मुसलमानों में खलबली मच जाती है और उनके द्वारा मुसलमानों एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहरों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और दोनों सांप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पूरे शहर में हत्या, लूट, आगजनी खुलेआम होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में भी फैल जाती है। तमस की पृष्ठभूमि में देश के विभाजन की वे घटनाएं हैं जिन्हें लाखों बेगुनाह लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले मारे गए और बेघर हुए। औरतों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुएं में कूद कर जान दी और इस प्रकार हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच नफरत, संदेह और द्वेष की भावना फैलकर राजनीतिक दलों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। आज़ादी से पूर्व सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर जो पाशविकता इस देश में फैली हुई है उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से भी अभी तक इस देश को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है।
आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की ज़मीनों पर या ज़मीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को एक हथकंडा बनाया था, और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे थे, और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे हैं वे निर्दोष और गरीब लोग जो न हिंदू है न मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान है और भारतीय नागरिक। अंग्रेज शासकों की सरपरस्ती सत्ता में जिन समाज विरोधी तत्वों ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस घृणा और दुर्भावना को फैलाया था वह कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी जो जड़ें हैं और भी मजबूत होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। राजनीति में विभाजनकारी तत्वों का वर्चस्व बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस उपन्यास की जो सांप्रदायिकता या प्रासंगिकता है आज भी उतनी ही है जितनी लेखन काल में थी। भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत की गई एक साजिश का परिणाम है, और सांप्रदायिकता के प्रति राजनीतिक पार्टियों का जो रुख रहा है अपने निहित स्वार्थों के अनुरूप होता था। वे इसे अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। प्रस्तुत उपन्यास तमस में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं, सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग, सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिक मानसिकता का समान चरित्र, धर्मांधता और कट्टरता का पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण, सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना आदि का उद्घाटन हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास का जो रचनात्मक संगठन कलात्मक संसाधन की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व प्रभावकारी। इस उपन्यास की जो भाषा रही है हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भाषाई अनुशासन कथ्य के प्रभाव को गहराता है, साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग सृजक के शिल्प कौशल्य को उजागर करता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों कि भीष्म साहनी ने तमस में आज़ादी से चलते हुए पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को जो पहलुएं बने हैं आधार बनाकर उन सारे पहलुओं का इसमें समस्या का जो सूक्ष्म विश्लेषण इस उपन्यास में किया है, उन मनोवृत्तियों को सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती है। तो इस उपन्यास की जो हम संक्षिप्त में कथा वस्तु देख चुके हैं दोस्तों, और इस उपन्यास की जो विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को देखेंगे। सांप्रदायिक दंगों का वर्णन, हिंदू मुस्लिम दोनों का वर्णन, हीन भावना का वर्णन, स्वार्थ, कुटिल, चालबाज, कपटता, चाटुकारिता का चित्रण, अंग्रेज शासन का मार्मिक अंकन, नारी चित्रण, प्रेम तथा लोभ का चित्रण, नैतिक मूल्यों की हानि, ग्रामीण जनता की उदारता, सच्चरित नेकी का प्रमाण और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकता का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखेंगे तो भीष्म साहनी जी की यह जो रचना है तमस, यह रचना हिंदी साहित्य में एक अनूठी कृति है जो हिंदी साहित्य के लिए बहुमूल्य सिद्ध हुई है। अगला जो उपन्यास है उस उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हमने 3 उपन्यासों को देखा है इस वीडियो में। अभी जो बचे हुए 4 उपन्यास हैं उन चारों उपन्यासों की हम आगे विश्लेषण करते जाएंगे, उनके पात्रों के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ और विशेषताओं के साथ। अगला जो उपन्यास है दोस्तों वो है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल जी की रचना मानी जाती है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है
1968, 1970 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला है। हिंदी का व्यंग्य उपन्यास माना जाता है। राग दरबारी 1986 में इस उपन्यास को कथा के रूप में टीवी पर धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया गया था दोस्तों। अब श्रीलाल शुक्ल जी की जो रचना है राग दरबारी, उसके संदर्भ में हम थोड़ी सी समीक्षा करेंगे। पहले उसके पात्रों को देखेंगे, बाद में उस उपन्यास की समीक्षा देखेंगे। इस उपन्यास में रंगनाथ, वैद्य जी, रुपन बाबू, बद्री अग्रवाल, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल, साहब, जोगनाथ, सनीचर, मंगलदास, लंगड़, बेला, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान आदि सारे के सारे यह जो पात्र है वो राग दरबारी इस उपन्यास के पात्र है। इसमें जो रंगनाथ है उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो इतिहास विषय से एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है और रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपने मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज आता है। इस उपन्यास में शिवपालगंज यह जो गांव है, इस गांव का वर्णन यहाँ पर आया है। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है। वैद्य जी इस उपन्यास के नायक पात्र के रूप में है और आदि से लेकर अंत तक कथा के मुख्य केंद्र बिंदु बने रहे हैं। वे व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, स्वार्थी, रिश्वतखोरी जैसे गुणों से ओतप्रोत भारतीय राजनीति के प्रतीक बने हैं। प्रिंसिपल जो है यह छंगामल विद्यालय के प्रिंसिपल है, जो चाटुकार, चुगलखोर तथा अपने आप में चालाक व्यक्ति है। खन्ना लेक्चरर जो रहे हैं यानी खन्ना मास्टर जो है, ये इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर है। वे एक शोषित अध्यापक, ईमानदार व विद्रोही तथा समझौता न करने वाला व्यक्ति है। बद्री पहलवान इस उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है, जो वैद्य जी का बड़ा बेटा है और यह पहलवान मनोवृत्ति वाला तथा पिता के अन्याय में साथ देने वाला उनका दाहिना हाथ माना जाता है। इस उपन्यास में जो रूपन है वैद्य जी का छोटा बेटा है, आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। परीक्षा में पास होने की जो रुचि न होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है और यह जो पात्र है एक रंगीले नेता के रूप में हमारे सामने आता है। तो अब हम इस उपन्यास की जो समीक्षा है उस समीक्षा को देखेंगे दोस्तों। श्रीलाल शुक्ल हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वह समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिए विख्यात थे। श्रीलाल शुक्ल अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ है। उस उपन्यास में राग दरबारी 1968 के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। उनके इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण हुआ था। श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। ठीक है, भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही उच्च कोटि का जो पुरस्कार है 2008 में श्रीलाल शुक्ल जी को सम्मानित हुआ है पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जो राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्यपरक या व्यंग्यात्मपरक उपन्यास है और यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण परिवेश तथा अन्य क्षेत्रों में फैली अराजकता व अव्यवस्था को व्यंग्यात्मक रूप से उजागर करता है। राग दरबारी उपन्यास की जो कथा भूमि शिवपालगंज है, किंतु शुरू होती है रंगनाथ के शिवपालगंज आने से, रंगनाथ के गांव की तरफ जाने से उपन्यास की कथा आरंभ होता है और वहां से उसके वापस शहर आने पर कथा का अंत होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिवपालगंज जो हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो सकता है, गांव में रंगनाथ के मामा रहते हैं या कहाँ जाए कि उनके साथ गांव रहता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मामा जी का जो नाम वैद्य जी ही रहा है या प्रसिद्ध है। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, बद्री पहलवान और रुपन बाबू। ये दोनों वैद्य जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी है और इस कथा की परिस्थिति अगर शिवपालगंज है तो निश्चित रूप से
छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज भी वहीं है। राग दरबारी आज़ादी के बाद स्थापित हुई व्यवस्था में ग्राम्य जीवन की जो समीक्षा है, जो 35 परिच्छेदों में विभाजित है। कितने परिच्छेदों में? तो 35 परिच्छेदों में विभाजित है। 1947 के बाद उत्तर भारत के गांवों में जो जन्मी विसंगतियां को इस उपन्यास में समेटने का प्रयास किया गया है। यह उपन्यास स्वतंत्रोत्तर भारतीय ग्रामीण जीवन और राजनीति का जीता जागता दर्पण है, जो यथार्थ को नहीं दिखाता बल्कि सभ्यता की समीक्षा भी करता चलता है। उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचातान को दिखाया गया है। शहर का पढ़ा लिखा नौजवान रंगनाथ जब तक किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। वो हर समय यह कोशिश करता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। नौजवान ने जब देखा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला का पलड़ा कमज़ोर हो रहा है तो उसने उन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश भी की और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी है। इतना सब करने के बाद भी जब उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो वह हार मान लेता है और गांव छोड़कर जाने का फैसला कर देता है। इस उपन्यास की जो कथा के जो अन्य पात्र है उस नौजवान से कहते हैं कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। नौजवान इस बात पर विचार करता है कि कर कहता है कि क्या छोटे बड़े रूप में हर जगह शासन ऐसे ही चलता है। उपन्यासकार का उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार विकृतियों को उभार कर दिखाना है। इसलिए शुक्ल जी ने वैद्य जी के व्यक्तित्व में व्याप्त उनकी जो मानसिकता तथा उनके कारनामों की बड़ी गहराई, सूक्ष्मता एवं विस्तार से उठाया है। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के शब्दों में देखिए, वैद्य जी थे और रहेंगे। अर्थात वैद्य जी एक काल के लिए नहीं, एक परंपरा व एक रवैये, एक व्यवहार के प्रतीक है। श्रीलाल शुक्ल जी ने वैद्य जी के माध्यम से स्वार्थी, तिकड़मी, सत्तालोलुप एवं दिखावे के संत जैसे लोगों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, जो बगुला भगत है। सभी भ्रष्टाचारी बुराइयों और अनैतिक कार्यों के पीछे उनका हाथ रहता है, किंतु साथ ही उनके मुंह में से प्रेम, सत्य, अहिंसा तथा गीता की उक्तियां फूलझड़ी की तरह निकलकर वातावरण को आलोकित करती है। राग दरबारी उपन्यास यह हिंदी का ऐसा उपन्यास है जो पहला उपन्यास माना जाता है जो अत्यंत व्यंग्यपूर्णता से प्रस्तुत किया है। इसका प्रत्येक जो पात्र है साक्षात व्यंग्य की संतति प्रतीत होता है तथा प्रत्येक वाक्य के परिवार का लघु सदस्य है। वैद्य जी अपने गांव के एकमात्र इंटर कॉलेज के अध्यक्ष नहीं, अपितु सर्वे सर्वा कॉलेज के सभी शिक्षक और व्याख्याता वैद्य जी के कृपा पात्र है। वैद्य जी विद्यालय में इतिहास के शिक्षक रहे हैं, जो इंटर कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ आटा पीसने की चक्की भी चलाते हैं। अगर विद्यालय में रहते हुए भी बिजली आ जाती है तो वे क्लास छोड़कर चले जाते हैं। उपन्यास के प्रमुख ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं। एक शिक्षक इंटर के छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे हैं और वैद्य जी अपनी आदतानुसार क्लास छोड़कर चक्की चलाने चले गए। प्रिंसिपल ने उन 10वीं के कक्षा को इंटर वाले छात्रों के साथ बिठाने के लिए शिक्षक से कहा तो उन्होंने कहा, 10वीं के छात्र इंटरमीडिएट वाले लड़कों के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, जिस तरह अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में सफ़र करते हैं, उसी तरह लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल शुक्ल को प्रतिष्ठित करने वाला उपन्यास राग दरबारी है और इस उपन्यास की अत्युत्तम उपलब्धियों में आंचलिक संदर्भों में प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक भाषाई सौष्ठव की गणना भी की जा सकती है। भाषा सौंदर्य, राग दरबारी की
प्राणवान विशेषता है। लखनऊ नगर के ग्रामीण अंचल शिवपालगंज की बोलचाल की भाषा के विशिष्ट शब्दों से अलंकृत राग दरबारी उपन्यास की दिव्य भाषा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन आंचलिक शब्दों का सौंदर्य अपने में सर्वथा मौलिक है। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि राग दरबारी की भाषा सरल सामान्य हिंदी होते हुए भी उनमें स्थानीय शब्दों की प्रचुरता है। यद्यपि उपन्यासकार ने अंचल का परिचय नहीं दिया, फिर भी उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों के नाम तथा इस जिले के प्रवृत्ति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट कर देती है। उन्नाव, फतेहपुर एवं रायबरेली में प्रचलित शब्दों के बहुत से सटीक प्रयोगों ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे इस समाज को किस दिशा में ले जाते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और बुद्धिजीवी श्री अरुण कमल जी ने राग दरबारी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है दोस्तों, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि राग दरबारी समाप्त करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक की यात्रा से लौटा हूँ, जिसे लोग तीर्थ यात्रा मानते रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल का सबसे बड़ा काम यही है कि उन्होंने भारतीय गांव के सनातन मिथक को तोड़ डाला। और इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को देखेंगे। शिवपालगंज की कहानी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास, स्वतंत्र देश में नारी का चित्रण पुनरावृत्ति उपन्यास में हुई है, साठोत्तरी व्यंग्य उपन्यास है, जीवन के विविध विसंगतियों का चित्रण, राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य, परंपराओं पर जो तीखा व्यंग्य किया है इस उपन्यास के माध्यम से, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों पर करारी चोटें इस उपन्यास के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी के माध्यम से की है। दोस्तों अगला उपन्यास देखेंगे, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती की जो रचना है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1979 यानी 1979, ठीक है। आत्मकथा परक उपन्यास है और जिंदगी नामा 2 भागों में विभाजित है और प्रथम भाग जिंदा रुखनामा से है और दूसरा भाग जिंदगी नामा से है। इस उपन्यास के संदर्भ में कृष्णा सोबती ने 25 वर्ष कोर्ट में केस लड़ा था और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित है। 1996 में ये 2 पुरस्कार, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित है। और 2017 में सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंजाब के ग्रामीण जीवन को इस उपन्यास में दर्शाया है। इस उपन्यास के जो महत्वपूर्ण जो पात्र है उन सारे पात्रों को देखेंगे, शाहानी, शाहजी, महरी, चाची और राबिया, और भी इसमें पात्र आते हैं। इसमें शाहानी जो है उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो बड़ी हवेली की मालकिन है। वह जमींदार शाहजी की पत्नी तथा हिंदू परिवार की स्त्री है। वह अपनी गरिमा के अनुकूल, कुशल और सहिष्णु, धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल और आदर्श पत्नी के रूप में इस उपन्यास में प्रस्तुत हुई है। शाहजी जो है गांव का एक जमींदार है, उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और शाहानी उसकी दूसरी पत्नी मानी जाती है। महरी चाची जो है गांव की एक महिला पात्र है, जो शाहानी के प्रति वात्सल्य व भाव रखती है और उसकी इच्छा है कि शाहानी शीघ्र ही मां बने। इसमें और भी पात्र आते हैं। इसमें है लाली शाह, ठीक है। लाली शाह जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास के। लाली शाह आप लिख लीजिएगा इसे, जो शाहानी तथा शाहजी का पुत्र है, जो उनके विवाह के कई वर्षों के बाद हुआ है। और राबिया लाली शाह की देखभाल करती है, वह शाहजी के प्रति आकर्षित है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और भाभी बिंद्रायणी, फतेह, शीरी
और अन्य जो पात्र है इस उपन्यास के, जो कथा के विकास में मदद करते हैं। इस उपन्यास में जो जिंदगी नामा, यह जो कृष्णा सोबती की रचना है, बहुत ही चर्चित उपन्यास माना जाता है। और इस उपन्यास की जो संक्षिप्त कथावस्तु है, उस कथावस्तु को हम देखेंगे। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में प्रस्तुत होती है और आज भी कृष्णा सोबती एक प्रसिद्ध लेखिका ही है और उपन्यास के क्षेत्र में इनका जो योगदान है विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। अपने उपन्यासों में उन्होंने आज के समाज, रूढ़ि परंपरा एवं रीति रिवाजों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। ये नारी स्वातंत्र्य की प्रबल समर्थक रही है और इसलिए उन्होंने अपने उपन्यास में समाज के जीवंत प्रश्न तथा अंधविश्वास का खंडन करते हुए अपने लेखन के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार करके समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए हैं। उनकी जो कृतियां हैं बहुत ही विशिष्ट और प्रभावशाली, दोहराव से मुक्त होने के कारण हिंदी कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बना चुकी है और जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उन्हें 2017 में हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जिंदगी नामा उपन्यास की जो समीक्षा हम पढ़ रहे हैं और मैं बता रही हूँ, कृष्णा सोबती जो है अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। जो जिंदगी नामा 1979 जो उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और जिसमें पंजाब अंचल में रहने वाले लोगों को जिंदगी का जीवंत इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में जो मुख्य रूप से विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत पुनः सृजन करते हुए वहाँ के जो शांत एवं सद्भावपूर्ण जीवन को चित्रित किया गया है। वास्तव में यह उपन्यास पारंपरिक उपन्यासों से भिन्न है। इसमें से कोई न कोई नायक है और न कोई खलनायक है, सिर्फ लोग हैं। यह उपन्यास जीवन अनुभव के अनुसार अपना ढांचा स्वयं बनाता है। प्रस्तुत उपन्यास का जो कथानक है खेतों की तरह फैला, सीधा साधा तथा धरती से जुड़ा हुआ है और उपन्यास में कथा तो कम है परंतु दृश्यों का एक निरंतर क्रम है जो लेखिका ने अपने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य में बांधकर प्रस्तुत किया है। उस गांव में जो बसे हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय की जिंदगी के अनेक चित्रों को सांस्कृतिक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और उपन्यास की जो कथा शाहजी के परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है और शाहजी गांव के जमींदार है जिसकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा है। उनकी दूसरी जो पत्नी है शाहानी बहुत ही नेकदिल स्त्री है जिसे वह कई वर्षों से बाद भी संतान नहीं होती और सभी चाहते हैं कि शाहानी माँ बने। मेहरी चाची उनके लिए दुआएं करती है। कुछ समय के बाद ही शाहानी एक पुत्र को जन्म देती है जिससे सारे गांव में उत्सव सा माहौल होता है। सभी लोग भोजन कराया जाता है सभी लोगों को तथा नाच गाने का आयोजन होता है। लेखिका ने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ खुशियाँ मनाते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में जो शाहजी के परिवार का केंद्र में रखकर जो प्रेम कथाओं, लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी उत्सव के चित्र और अनेक कहानियों का वर्णन हुआ है। आलोच्य उपन्यास में लेखिका ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा पंजाब के रहन सहन तथा रीति रिवाज को जीवंत कर दिया है और तत्कालीन समाज में व्याप्त जो अंधविश्वासों जैसे कि लड़का होने पर मिठाइयाँ बांटना और बच्चे के माथे पर काला टीका लगाना, जच्चा के सिरहाने लोहा रखना, बच्चे के मदरसे जाते समय 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी करना आदि रीति रिवाजों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया गया है। उपन्यास में गांवों के जीवन का हर पहलू जीवंत रूप में चित्रित है। वास्तव में जिस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा उत्तर भारत के गांवों का जीवंत चित्रण किया है, उसी प्रकार इस उपन्यास में पंजाब के गांव के
चित्र द्वारा संपूर्ण पंजाब प्रदेश के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, जो लेखिका के मातृत्व के प्रति प्रेम का परिचायक है। उपन्यास में मानव संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और भाई बहन, साहूकार, किसान, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान के कटु तथा प्रेममय संबंधों को चित्रित किया है। और इस उपन्यास में स्त्री के माता रूप को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण जन के मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, लोकनाट्य तथा पर्व, उत्सव आदि का वर्णन हुआ है, जो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्रेम, फौजी जीवन, इन सभी घटनाओं का इतना सटीक और सजीव ढंग से चित्रण हुआ है कि पाठक भूल जाता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है या देख रहा है। इस सजीव चित्रण को पढ़कर इस बात का जो आश्चर्य होता है कि साहित्य में मनुष्य के मनोभाव और व्यवहार की जो छवि है, इतने करीब तथा ठीक ढंग से उतारी जा सकती है। प्रस्तुत उपन्यास में पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा चरित्र सृष्टि की है और इसी कारण उपन्यास में डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। लेखिका ने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम तथा पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। परिवेश के यथार्थ और जीवंत चित्रण के लिए भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। इसी कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति है। जिंदगीनामा में लेखिका का उद्देश्य पंजाब के अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना तथा रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार कर समाज सुधार करना। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि एक बंटवारा एक भूखंड को दो कर दिए जाने की घटना भर नहीं है, बल्कि एक बुनियादी त्रुटि है, एक विष बेल है जो दोनों टुकड़ों में फलती और फूलती तथा फैलती है। मानवीय स्वातंत्र्य और रूढ़ि का प्रतिरोध कृष्णा के इस उपन्यास की मौलिक विशेषता है। अतः जिंदगीनामा ऐसा उपन्यास है जिसमें हिंदी के आधुनिक लेख के प्रति पाठकों का विश्वास उत्पन्न किया। और इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने न केवल अपनी पूर्व सीमाओं का अतिक्रमण किया है, बल्कि पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णनों का भी सृजनात्मक उपयोग किया है। उन्होंने यह कार्य इतना बड़े पैमाने पर किया है कि जितने बड़े पैमाने पर हिंदी कथा साहित्य में पहले कभी नहीं किया गया। और इस उपन्यास का महत्व केवल इस दृष्टि से नहीं है कि लेखिका अपने सीमाओं से बहुत आगे निकल जाती है, बल्कि इस दृष्टि से है कि उन्होंने एक ऐसे उपन्यास की रचना की है जो हिंदी उपन्यास की सीमाओं को भी बहुत विस्तृत करती है। इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। इसमें परिवेश का चित्रण, प्रकृति चित्रण, प्रेम का मार्मिक चित्रण या वर्णन, शासन की नीतियों का चित्रण, लोक संस्कृति का चित्रण, चौपाल तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवेश और उपन्यास एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इस प्रकार हमने इस उपन्यास को देखा है। अगला जो उपन्यास है दोस्तों, उस उपन्यास को हम देखेंगे। अब जो अगला उपन्यास है, धरती धन न अपना, जगदीश चंद्र जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रकाशन है 1972 में हुआ है। पंजाब की कथा है। इसे पंजाब राज्य सरकार के द्वारा 1972 की उत्कृष्ट कृति 1000 रुपये का पुरस्कार मिला। गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार भी इस रचना को मिला है। अब हम इस रचना में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है, उन पात्रों का परिचय देखेंगे जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काली ज्ञानो, चाची, प्रतापी जीतू, ताई निहाली प्रीतो, लच्छो मंगू, चौधरी कंता, बसंता, निक्कू, चौधरी हरनाम सिंह, लल्लू पहलवान, हरदेव छज्जू शाह, डॉक्टर बिशनदास, पादरी अंचित राम, पंडित संताराम महाशय, नंद सिंह, कामरेड टहल सिंह, प्रसन्नी और
नंद सिंह 2 बार आया है। ठीक है, तो इतने सारे पात्र इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र है। और इसमें जो काली है सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। काली जो प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, जो दलित समाज चमार जाति से संबंधित रखता है, जो उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकारों के अत्याचार व शोषण से पीड़ित है। ज्ञानो जो है, ज्ञानो उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जो दृढ़ चरित्र है, जो काली से प्रेम करती है तथा अपने प्रति होते हुए अन्याय का विरोध करना जानती है। नंद सिंह जो है सबसे महत्वपूर्ण एक नंद सिंह है, जो दलित समाज का एक करीबी पात्र है, जो काली की भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान है। इसके अतिरिक्त देखिए लच्छो, प्रसिन्नी, पंडित संताराम, ज्ञानों की माँ, ज्ञानों का भाई आदि जो सभी अन्य पात्र है जो कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है तो इस प्रकार देखिए, समीक्षात्मक कथा वस्तु हम बता रहे हैं। धरती धनना अपना उपन्यास के चरित्र जगदीश चंद्र दलित उपन्यासकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनके मन में गरीबों, मजदूरों, दलितों एवं भूमिहीन किसानों के प्रति एक सहज व सहानुभूति जागृत हुई है और उन्होंने इस कहानी में अपनी जो सहानुभूति को एक विचारात्मक रूप देने का प्रयास किया है। और जगदीश चंद्र जी ने साहित्य, पत्रकारिता एवं समाचार संपादक के रूप में प्रदेश की अविस्मरणीय सेवा उन्होंने की है। समाज का शायद ही कोई ऐसा पक्ष उनकी जो पैमानी यानी तेज नज़र से छूट सका हो, जो उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक आदि सभी की समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इनके जो उपन्यासों का जो आधार रहा है भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित वर्ग जो दलित मजदूर है। यहाँ पर जो धरती धनना अपना जो उपन्यास है पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसे लेखक ने मुख्य पात्रों काली और व ज्ञानों की कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उपन्यास में प्रत्येक घटना इतने प्रामाणिक रूप से उस समय के सामाजिक ढांचे को प्रस्तुत की है कि पाठक स्वयं को उसी समाज का एक अंग महसूस करने से अपने को ही नहीं रोक पाता। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली इस उपन्यास का प्रमुख चरित्र नायक है, जो गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हार कर शहर की ओर भागता है, किंतु अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद फिर से उसी गांव में खींच लाता है। जाति विभाजन के कारण ये लोग चमादड़ी गांव का नाम है, उस गांव में रहते हैं और बहिष्कृतों का जीवन जीते हैं। चमादड़ी में केवल अभाव, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुरक्षा का ही साम्राज्य है। ठाकुर यानी शोषण का वर्ग है, जो दलितों को दास बनाकर रखते हैं और गांव में केवल काली ही नहीं अपितु उसका जो पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। ठाकुरों का जब मन आया तब चमार के किसी भी लड़के को पीट देते और गाली के बिना तो चमारों की संबोधित ही नहीं किया जाता। अपने प्रति होते शोषण के विरुद्ध वे लोग आवाज तक नहीं उठा सकते, क्योंकि वे ठाकुरों पर निर्भर है और उनके घर में एक एक वक्त की रोटी ठाकुरों की दया से आती है। जब कोई सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहने को विवश हो और उसका जीवन हमेशा अभाव से ही ग्रस्त रहे तो विद्रोह का स्वर अवश्य फूटता है। काली और ज्ञानो अपने प्रति होते हुए अन्याय को सहन नहीं कर पाते और उनका विरोध करते हैं, किंतु सवर्ण के साथ साथ स्वयं उनका दलित समुदाय भी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनका विरोध करता है, जिसकी परिणति जो ज्ञानों की हत्या और वह भी अपनी माँ और भाई द्वारा तथा काली के गांव से पलायन के रूप में होती है।
इस उपन्यास में भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और षड्यंत्र को उजागर किया है। मनुष्य को जातियों के कटघरे में बांटकर किसी एक जाति या वर्ण की श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयास की कटु सच्चाई को सामने लाया जाता है और भारतीय समाज की जो व्यवस्था की कटु सच्चाइयों और विचारात्मक मतभेदों को बहुत ही संवेदनशीलता से उजागर करने के कारण धरती धन अपना उपन्यास में जो वेदना की अभिव्यक्ति मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की अभिव्यक्ति या आत्माभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर इस वेदना के कारण पड़ताल या जांच की है। उपन्यास की कथा संगुम्फित और सुगठित है। कथा को रोचक बनाने के लिए नाटकीय स्थितियों और कसाव के कारण यह उपन्यास एक सांस में पठनीय है। इस उपन्यास में सवर्णों और हरिजनों के बीच व्यवहार का चित्रण किया गया है। सवर्ण जाति के सभी लोग हरिजनों को नीच समझते हैं और ठाकुर, साहूकार, पुरोहित जहाँ वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में उपन्यास में उपस्थित है, वही नंदसिंह जो पहले सिख बनता है फिर ईसाई जातिवाद से उपजी कुंठा का प्रतीक है और अन्य पात्रों का विकास कहानी के साथ साथ होता चलता है और पाठक के सामने सभी पात्र एक एक करके सहज रूप से सामने आते हैं और भाषा के स्तर पर इसमें गांव के लोगों की जो सोच का साधपन और बोली का अक्खड़पन दोनों के संवादों में बहुत ही सुंदर रूप से उभारा गया है। छुआछूत और अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ साथ उच्च वर्ग के दोगलेपन की कलई भी उपन्यासकार बड़े ही मज़ेदार ढंग से खोलता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र जी ने अपने उपन्यास में मजदूर जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, जो तत्कालीन समाज में जिन यातनाओं एवं उत्पीड़न का सामना यह दलित मजदूर वर्ग कर रहा था, उसी को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई। काली जैसे करोड़ों दलित मजदूर चौधरियों के सामने उच्च वर्गीय लोगों के शोषण एवं उत्पीड़न को अपना भाग्य समझकर आज भी झेलने को विवश है। इस प्रकार जगदीश चंद्र जी ने धरती धन अपना उपन्यास के नायक काली द्वारा हरिजनों की आर्थिक कहानी प्रस्तुत की है। इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, भूमिहीन मजदूर और श्रमिकों का वर्णन, दलित लोगों के जीवन का चित्रण, सहानुभूति का चित्रण, आर्थिक स्थिति का वर्णन, जातियों का चित्रण, दमनकारी व्यक्तियों का चित्रण, प्रेम का चित्रण, सवर्णों की मानसिकता का चित्रण, जाति संघर्ष तथा वर्ग संघर्ष का चित्रण, शिक्षा का अभाव और ग्रामीण परिवेश और चमार जाति जैसे जो जातियां जो समाज में है, उन सारे जातियों पर जो होते हुए जो अत्याचार है, उन सारे अत्याचारों का जो लेखाजोखा इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। और इस उपन्यास में जगदीश चंद्र जी ने बहुत ही मार्मिकता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो हिंदी साहित्य में अमूल्य है। अभी इस वीडियो का जो अंतिम उपन्यास है आपका बंटी, मनु भंडारी के द्वारा लिखित रचना मानी जाती है और यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1971 में हुआ है। इस उपन्यास के जो पात्रों का परिचय वो इस प्रकार है दोस्तों कि बंटी, शकुन, अजय, वकील, चाचा, डॉक्टर जोशी, फूफी और मीरा। तो इसमें जो बंटी है उपन्यास का प्रमुख बाल पात्र है, जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है। बंटी की स्थिति दयनीय है क्योंकि उसे माता पिता होते हुए भी अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शकुन यह कॉलेज की प्रिंसिपल तथा बंटी की माँ है, जो आधुनिक तथा स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री पात्र है। अजय शकुन का पति तथा बंटी का पिता है, जो अहम भावना से ग्रसित है, जिसके कारण वह शकुन को तलाक दे देता है। वकील चाचा जो है शकुन व अजय का वकील है, जो समय समय पर उन्हें हिदायत यानी सलाह देते रहता है। फूफी शकुन की सेविका तथा संरक्षिका है, जो शकुन की अत्यंत विश्वास पात्र भी है, जो अजय से घृणा करती है। वह न तो अजय के दूसरे व्यवहार से खुश है, न ही शकुन के पुनर्विवाह को समर्थन देती है। इसमें जो अन्य पात्र आते हैं, डॉक्टर जोशी, मीरा, अमी, ज्योति, माली, चपरासी, बंसीलाल
आदि पात्र जो है उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने जो बताए कुछ अन्य पात्रों को भी बताया है, उसे नोट डाउन कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर मैंने एक दो जो पात्रों के नाम लिखना भूल गई हूँ तो मैं बता रही हूँ, तो आप लिखकर ज़रूर लीजिएगा। इस कहानी की जो समीक्षा है उस समीक्षा को देखेंगे। समीक्षा के तौर पर हम कथावस्तु देख रहे हैं दोस्तों, और नई कहानी को प्रतिष्ठित करने में जिन कहानी लेखकों का प्रमुख योगदान रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मनु भंडारी का योगदान माना जाता है। वो और मनु भंडारी अग्रणीय नाम है इनका जो हिंदी साहित्य में, वे सदा से ही नारी अस्तित्व के पारिवारिक और सामाजिक पक्ष के प्रति पूर्ण सजग रही है और आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में मनु भंडारी का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया उनका पहला उपन्यास है जो बाल मनोविज्ञान की गहरी सूझबूझ के लिए चर्चित माना जाता है। प्रशंसित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक है, जो हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास या प्रतिष्ठित उपन्यास या कालजयी कृति मानी जाती है उपन्यास विधा में। इस उपन्यास में देखिए मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्नों को बच्चों की समस्या के बिंदु से उठाया है और बंटी शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले जो माता पिता शकुन व अजय का पुत्र है, और शकुन अजय दोनों ही अहम भावना से ग्रस्त है जिसके कारण उनके बीच कभी समझौता नहीं हो पाता और दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। और बंटी चाहता है कि उसके मम्मी पापा दोनों एक साथ रहे, किंतु यह जो सोच है वह नहीं हो पाता और शकुन व अजय का तलाक हो जाता है। कुछ समय बाद शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है, जहां डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे भी होते हैं। बंटी को नया घर और नए लोग अच्छे नहीं लगते। इस नए घर में जो बंटी को स्वयं को उपेक्षित अमान्य महसूस करता है, अंत में वह अपने पापा को फ़ोन कर स्वयं को कलकत्ता ले जाने के लिए कहता है, किंतु कलकत्ता जाकर भी उसकी दुविधा कम नहीं होती। वहाँ वह अपनी दूसरी माँ को स्वीकार नहीं कर पाता। अंततः बंटी की स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि माता पिता होते हुए भी उसे अपनी जिंदगी अनाथ की भांति गुजारनी पड़ती है। इस उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण जो मनु भंडारी ने जो स्थिति को प्रस्तुत किया है, जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, होटलों में बितानी पड़ती है बंटी को अपनी ज़िंदगी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नारी का शिक्षित होना उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई बार सामाजिक समस्याओं को बढ़ा देती है। अशिक्षित या रूढ़िवादी जो संस्कारों से ग्रसित नारी पूर्णतया परावलंबित होने से ही कई बार अपमानजनक समझौतों को करते हुए भी दाम्पत्य जीवन को बचा लेती है, किंतु आज की आधुनिक स्त्री आर्थिक दृष्टि से स्वनिर्भर होने पर भी इस प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं होती। उपन्यास में खंडित टूटे हुए रिश्ते दाम्पत्य को दिखाना मात्र लेखिका का लक्ष्य नहीं है, अपितु खंडित माता पिता के बच्चे की किन परिस्थितियों से गुजरते हैं यह दिखाना सही मानती है। यह जो उपन्यास है, कथानक की मांग के अनुरूप ही पात्रों का संयोजन किया गया है। वकील चाचा और शकुन के चरित्र एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित करने में समर्थ है। तलाकशुदा माता पिता की संतान बंटी की दयनीय दशा का चित्रण भी कलात्मक ढंग से किया गया है। फूफी शकुन की सेविका और संरक्षिका के रूप में चित्रित नजर आती है और इस उपन्यास के संवाद संक्षिप्त व सरल है। पात्र उनके समय, विचारधारा, रहन सहन एवं अन्याय आदि लक्षणों को संबल बनाकर उपन्यास की कथावस्तु को आगे बढ़ाते हैं। आपका बंटी यह जो उपन्यास है भाषा पात्रों के अनुरूप है और इस उपन्यास में मनु भंडारी जी ने सुशिक्षित और अशिक्षित पात्र है।
जो शकुन, डॉक्टर जोशी, अजय, वकील चाचा, बंटी, अमित, ज्योति आदि शिक्षित पात्र है, जबकि फूफी, माली, चपरासी, बंसीलाल आदि अशिक्षित पात्र है। जो मन्नू भंडारी जी ने इस उपन्यास की भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी के अनेक शब्दों का सुंदर कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है। प्रस्तुत उपन्यास में जो आपका बंटी उपन्यास में पात्रों के अचेतन मन एवं रिक्तता को दर्शाने के लिए सम्यक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो मन्नू भंडारी जी की भाषा में प्रवाहित है, मनोवैज्ञानिकता एवं मनोविश्लेषणात्मकता दिखाई देती है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों, इस उपन्यास में एक बात, नई बात है, जो नई विचार है, नई भाषा एवं नए भावबोध को लेकर आने वाले हिंदी का पहला उपन्यास, यह सशक्त उपन्यास माना जाता है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने सारे के सारे उपन्यासों की जो पात्र है, महत्वपूर्ण बिंदु और उसकी जो विशेषताएं हैं और संक्षिप्त में कथा वस्तु भी हमने देखा है। इस उपन्यास के सभी उपन्यासों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। फास्ट रिवीजन कंप्लीट इकाई 6 हिंदी उपन्यास अब कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और भी कुछ उपन्यास है और उपन्यासों के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है और कुछ उनके जो पात्र होते हैं, एग्ज़ाम के प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में, तो उस पर एक अलग से वीडियो में डाल दूँगी। तो दोस्तों, मेरा जो चैनल है एजुकेशन विथ मी लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम, मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसे स्किप मत कीजिएगा। सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माई ऑल स्टूडेंट्स। एंड देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। और प्रेस बेल आइकन, बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से जिस प्रकार आपको हेल्प हो रही है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी हो, इसलिए आप शेयर करते रहिएगा। और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो चाहे हो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के संदर्भ में हो, या महाराष्ट्र सेट के संदर्भ में हो, या कर्नाटक सेट के संदर्भ में हो, जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, वो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो तक धन्यवाद।